नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस और इस वक्त आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की अग्नि परीक्षा की घड़ी आ गई है। शुक्रवार की शाम से प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन सियासी दिग्गजों की धड़कनें तेज हो गई। दरअसल उपचुनाव के चक्रव्यूह में सभी के सामने कठिन चुनौतियां हैं। बीजेपी के सामने जहां लगातार जीत को दोहराना है, वहीं अखिलेश मायावती के समझौते को मुलायम सिंह और कांशीराम की जोड़ी जैसा करिश्मा करना है, और इन सबसे अलग अकेली चल रही कांग्रेस को खुद को साबित करना है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। एक के बाद एक बदले इस समीकरण में बड़ा ही दिलचस्प हो गया है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का दंगल। 2 सीटों के मतदान में बमुश्किल 2 दिन का समय बचा है और दावों में हर कोई अपनी जीत जता रहा है। वहीं घर और गढ़ बचाने की बड़ी जिम्मेदारी के बीच मुखिया जी की माने तो विपक्ष लड़ाई से पहले ही हार गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकारें बनी हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। हर व्यक्ति जानता है कि उनके जीवन में खुशहाली और जीवन स्तर को उठाने के लिए विकास और सुशासन आवश्यक है। केंद्र सरकार की 3.5 वर्ष का कार्यकाल और उसमें 100 से अधिक गरीब कल्याण की योजनाएं, प्रदेश की सरकार का 11 महीने का कार्यकाल और इन 11 महीनों में जो गरीब कल्याण और विकास की योजनाएं हम लोगों ने लागू की, प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो एक वातावरण पैदा किया, विश्वास का जो वातावरण पैदा किया। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में जीत की तिकड़ी से गदगद बीजेपी जहां गोरखपुर और फूलपुर जीतकर बागों में बहार को बरकरार रखना चाहती है, वहीं तमाम समीकरण सिद्ध करके विपक्षी दल बीजेपी को मात देने की माथापच्ची में लगे हैं। यही वजह है कि दोनों सीटों पर जातीय समीकरण को बड़ी शिद्दत से साधा जा रहा है। गोरखपुर लोकसभा के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहाँ करीब 2 लाख मुस्लिम, 2,63,000 निषाद, 2.5 लाख दलित, 2,40,000 यादव और 1.5 लाख पासवान वोटर हैं। 2014 के चुनाव में तमाम दलों के वोटों का विश्लेषण करें तो सपा को 2,26,344, बसपा को 1,76,412 और कांग्रेस को 45,719 वोट मिले थे। यानी बीजेपी को 5,39,127 और पूरे विपक्ष को 4,48,475 वोट मिले थे। अब बड़ा सवाल यह है कि योगी के गढ़ में सपा बसपा की साझेदारी कितना वोट बटोर पाएगी, क्योंकि सपा बसपा का ये बंधन तो कांग्रेस को ही रास नहीं आ रहा। ये गठबंधन पहले भी होते रहे और इसके बारे में मेरे से कुछ टिप्पणी करने का फायदा इसलिए नहीं है कि ये दोनों का गठबंधन किस परिस्थिति में हुआ सामने है। 1993-94 में भी हुआ था, तो जिन परिस्थितियों में होता है उसके बाद क्या हुआ। इधर फूलपुर की राह भी कांटों भरी है। उपचुनाव में पल पल उलटफेर के संकेत, पल पल समीकरण बदल रहे हैं। बाहुबली अतीक अहमद की एंट्री ने विपक्ष की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। यहाँ भी 2014 के वोटों का विश्लेषण करें तो बीजेपी को 5,03,564 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष को 4,17,093 वोट मिले थे। लेकिन इस बार विपक्ष का चक्रव्यूह बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती है। बहरहाल प्रचार के आखिरी दिन दम दिखाने के बाद अब शुरू हुआ है अग्नि परीक्षा का काउंटडाउन, जिसमें सरकार का इम्तिहान है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का इम्तिहान है, एकला चल रही कांग्रेस का भी इम्तिहान है, बसपा और बसपा की साझेदारी का सामूहिक इम्तिहान। सवाल यह है कि कौन मारेगा बाजी, किसका पलड़ा है ज्यादा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो वाकई इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ ही गए होंगे कि कितना पेचीदा होने वाला है ये उपचुनाव और उतना ही दिलचस्प ये चुनाव नजर आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमानों का तारुफ करा दूं। डॉक्टर चंद्रमोहन, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओंकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। मुजाहिद किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमेद सिंह, प्रवक्ता बीएसपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अनिल दुबे, प्रवक्ता
RLT भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, एक के पास फिर से अपने रिकॉर्ड को तोड़ने का दबाव और दूसरे जो तमाम कहा जा रहा है कि विपक्षी जब एक साथ हुए हैं, उसमें कांग्रेस हालांकि अलग थलग है, उन पर दबाव कि वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से पाएं। बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है फिलहाल ये सारा समीकरण। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रशांत, उत्तर प्रदेश और फूलपुर ये महज 2 लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव नहीं है, ये 2019 का एक ट्रेलर भी है, उसकी पूर्व पीठिका भी है। और जो भारत की राजनीति में और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो सबसे बड़ा प्रश्न है, उसका भी उत्तर ये चुनाव देंगे। जो सबसे बड़ा प्रश्न जिस पर भारत की राजनीति टिकेगी, जिस पर उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति टिकेगी, वो ये कि क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भाजपा के जनाधार पर भारी है। ये लाख टके का सवाल है। इसी सवाल के उत्तर पर आगे की सारी राजनीति टिकती है। मायावती जी, अखिलेश जी कितना साथ चलेंगे, इसका उत्तर भी इसी से आएगा। और जो बंद मुट्ठी है अभी लाख की, अभी पॉलिटिकल गलियारों में एक धारणा है कि भाई अगर सपा बसपा मिल जाएं तो उत्तर प्रदेश में क्रांति हो जाएगी, वोट का अंक गणित बदल जाएगा। और उसके पीछे एक मोटा लॉजिक ये है कि 2017 के चुनाव में जिसमें बीजेपी ने 325 सीटें जीती अपने सहयोगी के साथ, अपना दल और राजभर साहब के साथ, उस चुनाव में बीजेपी के पास 39% से कुछ ज्यादा वोट आया और समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी के पास 44% से ज्यादा वोट आया। शेष में कांग्रेस और निर्दलीय। ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन भी इम्तिहान में जा रहा है। फूलपुर और गोरखपुर ये तय कर देंगे कि ये केवल गणित का परसेप्शन है या ये व्यवहारिक सच है उत्तर प्रदेश की राजनीति का। 2 सीट भाजपा की लोकसभा में कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं, बढ़ जाए तो कोई फर्क नहीं, सरकार पर कोई समस्या नहीं, और 13-14 महीने बाद चुनाव है ही। लेकिन फिर भी इन चुनावों का महत्व बहुत ज्यादा है। कई बार ये तो बहुत सहज व्याख्या है इस पूरे प्रसंग की कि योगी जी की प्रतिष्ठा दांव पर, केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर, ये तो सहज बात है। लेकिन मैं जब एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी नजर में ज्यादा बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्षी एकता से जो अंकगणित बनता है, अर्थमेटिक बनता है, क्या वो प्रैक्टिकलिटी में ट्रांसलेट हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये सवाल है जिसका उत्तर हम खोज रहे हैं। 14 तारीख को उसका उत्तर आएगा। अगर हां में उत्तर आता है तो वो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी राजनीतिक घटना होगी और देश के लिए भी होगी। 19 में गठबंधन बनेगा कि महागठबंधन बनेगा बीजेपी के खिलाफ, उस सब का इससे बहुत लेना देना होगा। इस नाते बीजेपी के लिए यह चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। पटेल और उपेंद्र शुक्ला के जीत हार का मसला नहीं है। बीजेपी उस अवधारणा को तोड़ पाती कि नहीं, यह अग्नि परीक्षा है। चंद्रमोहन जी, सामान्यतः मुख्यमंत्री की सीट सुरक्षित ही होती है और वो चूंकि मटकी सीट रही 1991 से, तो उसका एक प्रभाव है। लेकिन इस बार जो समीकरण बना, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए, ठीक है, औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ लेकिन एक सम्मेलन हुआ दोनों पार्टियों का, वोट ट्रांसफर हो इसके लिए कोशिश की गई। इसलिए अब ये केवल 2 उपचुनावों का नतीजा तो नहीं रहेगा, उतना सरल तो नहीं रहेगा ना। नहीं, देखिए, गोरखपुर की जनता, जी, क्योंकि बात आपने गोरखपुर से शुरू की है, तो गोरखपुर की जनता समाजवादी पार्टी को भी जानती है, बहुजन समाज पार्टी को भी जानती है, दोनों के कुकर्मों को भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी के काम को भी जानती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब संसद में पहली बार गए थे तो वो अंतर कितना है वो उत्तर प्रदेश जानता है, गोरखपुर जानता है, आप और हम सब लोग जानते हैं। और अभी जब 2014 में
योगी जी लोकसभा में गए तो कितने अंतर के साथ में गए। वहां की जनता के मन में एक स्पष्टता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो गोरखपुर को सम्मान दिया गया, जो पूर्वांचल को सम्मान दिया गया, चाहे खाद कारखाने की बात हो, चाहे सारी तमाम प्रकार की बातें रही हो, तो वो कोई सामान्य बात नहीं है, एक बड़ी बात है। और गोरखपुर के सम्मान के लिए, जिस तरीके से गोरखपुर के सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ जी एक पीठेश्वर होने के बावजूद, एक महंत होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश के आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो उनकी सक्रियता है, जो सजगता है, जो उनके बस में उनके दिल और दिमाग में गोरखपुर बसता है, गोरखपुर उनकी प्राथमिकता पे बसता है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, योगी जी का परिश्रम और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जो काम है, इन तीनों के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के मन में बिल्कुल दुविधा नहीं है। राजनीतिक पंडितों के मन में दुविधा होगी, भारतीय जनता पार्टी के मन में बिल्कुल दुविधा नहीं है। हम 2014 से बड़ी जीत के साथ में 2000 ये उपचुनाव है जो 2018 में हो रहा है, इसको जीतेंगे, क्योंकि ये मोहर लगाएगा, जनता सुशासन पर मोहर लगाने जा रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, ठीक है। अभी 2 दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ थे, तो जो बात चंद्रमोहन जी ने कही वो उन्होंने कही, तो मैंने उनसे कहा, मौर्य जी, योगी आदित्यनाथ खड़े हों चुनाव में या फूलपुर से केशव मौर्य खड़े हों, उसमें और दूसरे किसी उम्मीदवार में फर्क है। राहुल गांधी चुनाव लड़े अमेठी से और कांग्रेस का कोई दूसरा कार्यकर्ता लड़े, दोनों चुनाव में फर्क दिख जाएगा, चुनाव के मिजाज में, चुनाव के वोट में, चुनाव के नतीजों में। व्यक्ति का एक अपना महत्व होता है, एक अपनी ग्रेविटी होती है। मुझे लगता है हर राजनीतिक व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि पिछले बहुमत से ज्यादा बहुमत से हम जीतेंगे, तो मुझे लगता है शायद हम बेंचमार्क असंभव की ओर ले जा खड़ा कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो असंभव को संभव करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बड़ा है। मुजाहिद किदवई, आपके पास जो ब्रह्मास्त्र था, आप और बसपा के पास, वो चल दिया। इससे बड़ा कोई अस्त्र शस्त्र विपक्षी खेमे में नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव की सबसे सरल और सबसे विलक्षण व्याख्या बस उत्तर प्रदेश राजनीति की यही है, सपा बसपा कांग्रेस एक हो जाए तो भाजपा को रोक लेंगे। 2 मेजर कंस्टिट्यूएंट तो एक हो गए, अखिलेश जी, मायावती जी। इसका नतीजा जमीन पर आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर नकारात्मक असर भी उतने पड़ेगा ना। देखिए अमिताभ जी, मैं ये समझता हूं कि इसका बहुत अच्छा असर होगा, और क्योंकि गोरखपुर भी होके आया हूं, फूलपुर भी होके आया हूं, गोरखपुर का मिजाज और फूलपुर का मिजाज एंटी इनकम्बेंसी में बदल चुका है। अब वो क्या होगा कि ऊपर वाला क्या करेगा, लेकिन हम लोगों के हक में इतना जबरदस्त एक जन सैलाब है। गोरखपुर की सड़कें गड्ढों में बढ़ी हुई हैं। गोरखपुर में आप ये समझिए, बच्चों जो मरे, जो कार्रवाई होना चाहिए थी अधिकारियों पे, वो नहीं हुई। वहां के माता पिता परेशान हैं, वहां के लोग परेशान हैं। गर्मी में वहां भी अक्सर लाइट नहीं रहती। फूलपुर का तो पूछिए मत क्या हिसाब किताब है। और लोगों को ये समझ में आ गया। मुजाहिद भाई, मैंने सवाल थोड़ा दूसरे मिजाज का कहती है। ये सब बातें तो अच्छी हैं, आपको करनी भी चाहिए, चुनाव प्रचार में करिए, इसका असर पड़ेगा। यह तो का नहीं असर। मैंने सवाल थोड़ा सा अलग कर दिया था, प्रवक्ता की जिम्मेदारी से अलग, एक अच्छी बहस हो जाए। ये सब बातें तो हमने हर चुनाव में सुनी, हर पार्टी से, और रिजल्ट भी देखे। उनका मिशन ही, मेरा निवेदन ये था, सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा आपकी है। आपके 2 उत्तर प्रदेश के विपक्षी खेमे के सबसे बड़े चेहरे एक साथ आए हैं। अब ये अगर परिणाम दे दे तो अच्छी बात, और नहीं दे दे तो मानहानि भी उतनी ही बड़ी है कि नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोरखपुर में गड्ढा है, नहीं है, पानी आ रहा नहीं आ रहा, वो अलग विषय है, ये चुनाव में उठ ही रहे हैं। अमिताभ जी, मैं इसका जवाब अपने एक छोटे से शेर से देना चाहूंगा कि अब हवाएं खुद ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ठीक है, इसके आगे जिस दिए में दान नहीं होगी वो बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा। इसका लॉजिकल एंड यही है ना जी। ठीक बात, तब ठीक है, तब ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अवाम, जनता
और ये मुजाहिद भाई इन बातों को कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता ही फैसला करती है। इस बात को हम कहें ना तो भी और कहें तो भी, ठीक है ना, इसलिए इस बात का कोई मतलब नहीं। जैसे जब लोग कहते हैं कि हम जनादेश को स्वीकार करेंगे, तो मैं अक्सर पूछता हूं, कहते नहीं स्वीकार करने का भी ऑप्शन है क्या? नहीं ना, लेकिन स्वीकार इसे ठीक है। हम लोग थोड़ी सी ऐसी बहस भी करें जिससे जनता को लगे कि कुछ नई बात भी आई। ओंकार जी, ठीक है, आपकी बात आ गई, आपने राजनीतिक मुद्दे भी उठा दिए और इस सवाल का भी आपने खूबसूरती से शेर में जवाब दे दिया। ओंकार जी, एक सवाल उत्तर प्रदेश के जहन में है कि जब अखिलेश जी और मायावती जी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो कांग्रेस को क्या सूझी? प्लेटफॉर्म पे तो, नाव में तो नहीं चढ़े और ट्वीट पे ट्वीट भी ठोके जा रहे हैं दबादब। लालच का गठबंधन है? ऐसे गठबंधन जाने कितने देखे। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मतलब नाव में नहीं चढ़े, वहां तक तो समझ में आती है, आपकी कोई स्ट्रेटेजी होगी, नहीं चढ़े, ठीक। लेकिन ट्वीट वाले से और थोड़ा कंफ्यूजन नहीं फैल रहा है। एक तरफ हम विपक्ष ये भी कहता है कि 19 में एक महागठबंधन बनाएंगे, मोदी वर्सेज ऑल। देखिए अमिताभ जी, उपचुनाव जो है, जो ये दो हो रहा है जी, ये केंद्र सरकार के 4 साल के कामों के फैसले का है। वहां की जनता फैसला देगी कि हाँ वो उस सरकार से प्रसन्न है या उस सरकार के कामों से नाराज है। और ये हर क्षेत्र में होता है, कहीं सरकार के फेवर में आता है फैसला, कहीं सरकार के खिलाफ आता है। न तो इसके जीतने से भारतीय जनता पार्टी बल्ले बल्ले होने जा रही है और न हारने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। लेकिन उस क्षेत्र की जनता अपना फैसला सुनाती है कि जो सरकार ने काम किया है वो काम कैसा है। आपको बता दूं, जैसे कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, क्षेत्र का कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि इसके पहले एक बार 1970 में चुनाव हुआ था, मनीराम में विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री लड़े थे त्रिभुवनारायण सिंह जी मुख्यमंत्री, टीएन सिंह जी, और वहां पे आदित्यनाथ जी ने अपनी सीट छोड़ी थी, जो कि इसी मंदिर के महंत थे उस समय, इनके गुरु के, मुख्यमंत्री के गुरु थे वो, और वो भी कभी नहीं हारते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी तो मुख्यमंत्री हार गए, सरकार के कामकाज से जनता इतनी नाराज थी। ठीक बात। दोबारा जब यहां पर सपा या बसपा की सरकार थी उस समय, मुझे याद नहीं आ रहा है, जनता इतनी नाराज हो गई इस सरकार से कि गोरखपुर में मेयर के चुनाव में उसने किसी दल के प्रतिनिधि को नहीं जिताया, एक किन्नर को जिताया। ठीक है, ओंकार जी, तो गोरखपुर की जनता ने हमेशा फैसला सुनाया है। अब सुनिए, अब जो आप बात पूछ रहे हैं, मेरा थोड़ा अलग था, ट्वीट का जो पूछ रहे हैं, जब हम चुनाव मैदान में हैं और हमारे अपोजिशन में कोई पार्टी लड़ रही है, तो हम भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना कर रहे हैं, हम उनकी भी आलोचना कर रहे हैं, हम उनके गठबंधन को आशीर्वाद दे के और उनको हम जीता हुआ मान के हम मैदान में नहीं खड़े हो सकते। नहीं, आशीर्वाद देने और निंदा करने के बीच का भी रास्ता होता है। नहीं, बीच का तो हमने कोई बहुत बुरी बात नहीं कही, हमने तो सिर्फ इतना ही लिखा है, लालच का गठबंधन है। ना राज बब्बर का ट्वीट है, नहीं ओंकार जी कहा, राज बब्बर ने आपके अध्यक्ष उन्होंने कहा लालच का गठबंधन है। लीजिए, उन्होंने किस बात पे कहा? उन्होंने कहा कि भाई अगर ये गठबंधन के बाद दूसरा फैसला सामने ना आया होता तो लालच का आरोप न लगता, क्योंकि दूसरा फैसला तुरंत ही सामने आ गया राज्यसभा के चुनाव का, तो आदमी अपनी बात को कहता है। तो हमने एक विरोधी दल की हैसियत से और अपने उस चीज की हैसियत से कि मतलब हमको भी चुनाव में रहना है और हम भी चुनाव में लड़ रहे हैं, हम जनता के सामने बता रहे हैं कि भाई आपके साथ मौका है। आज अगर जनता कह रही है, आज ही देखिए, आज ये घटना घटित हुई है, आज घटना घटित हुई लखनऊ के अंदर, मुख्यमंत्री के ऑफिस में एक हेल्पलाइन है 1076, वहां 2000 एम्प्लॉइयों को 5 महीने तनख्वाह और 4 लड़कियों ने जहर खा लिया, अस्पताल भर्ती है। अगर जनता ये मानती है कि लड़के मरे, रोजगार न मिले, तो जीताएगी, अच्छी बात है, ये उसका फैसला है सर आंखों पर। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे कहने का मतलब ये है, उपचुनाव होते रहते हैं और जनता वहां पर अपना हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, हर चुनाव का एक महत्व होता है, एक संदेश होता है। ओंकार भाई, उमेश सिंह जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ विधानसभा चुनाव में जी। उसके बाद भी दोनों पार्टियों के मुखिया, नौजवान जो नेतृत्व है दोनों पार्टियों, उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, गठबंधन जय पराजय कुछ भी हुई हो, लेकिन हम दोनों के बीच में व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम लोग मित्र हैं। राहुल जी, अखिलेश जी, एक प्रयोग हुआ, मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए और कांग्रेस उससे अनॉयड हो गई। एक तो इससे विपक्षी खेमे में एक ऊहापोह की स्थिति पैदा हुई।
अब दूसरा सवाल जो मैं आपसे समझना चाह रहा था, वही बात घूम फिर के कि हम दोनों मिल जाएं तो फिर कोई गठबंधन हो, कोई पार्टी हो, नहीं। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिल जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ। यह धारणा दांव पर है ना इस चुनाव में। राज्यसभा जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे उससे पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाएगा। भीमराव अंबेडकर जीत गए या हार गए इससे तो देश की राजनीति में मैसेज जाता नहीं। जी जी। एक वोट से जीते या एक वोट से हार जाए, 2 MLC ज्यादा बन जाए या कम बन जाए सपा के, इससे भी मैसेज नहीं जाता। मैसेज जाएगा कि अखिलेश जी और मायावती जी के मिलने के बाद भी रिजल्ट आया वो कि नहीं जिसकी उम्मीद थी। नहीं, निश्चित, बिल्कुल। तो इसकी चिंता है एकदम निश्चित, सही बात है। और ये पूरा प्रदेश नहीं, पूरे देश, बेशक ही ये उपचुनाव है लेकिन पूरे देश की निगाह लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे देश में दौड़ा कर करके प्रदेशों में अपने लोगों को जिताने के लिए इनके कंधों पे जिम्मेदारियां रही और लेके गए हैं, और स्थिति चाहे जो भी हुई हो। लेकिन आज उनकी खुद प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उनका अपना क्षेत्र, वो भी आज से नहीं, कम से कम 25 साल से। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ी वो है, अगर वो चुनाव कहीं ना कहीं अगर चुनाव हारते हैं तो भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान। उनके लिए होगा वो चंद्रमोहन जी समझेंगे। हाँ, मैं निवेदन ये कर रहा था कि बसपा के लिए भी कोई चिंता की बात है या केवल उन्हीं के लिए चिंता की बात है? बिल्कुल करेक्ट। बोले बाकी हमारे किसी के लिए चिंता की बात है, हम तो एकदम तफरीह लड़ निश्चित ली। है। आज चुनाव उस स्थिति पर होने जा रहा है जो कि आप देखे होंगे कि चुनाव, लोकसभा का चुनाव हुआ था, विधानसभा में भी 2.5% वोट माइनस हुआ था, और जब निकाय चुनाव हुआ है तो उसमें करीब 18% वोट माइनस हुआ है। और उनके यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी के क्षेत्र में तो सारी सीटें हार गए थे, एक सीट 150 वोटों से जीत पाए थे सदस्य की, और ये खुद अपना बूथ हार चुके हैं। और आज स्थितियां जो हो गई है, अब देखना है काम का काम। भाजपा मानेगी नहीं कि हमने क्या किया, ठीक है, उनका अपना काम बताना अच्छी बात है, बाकी को तो उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो आप लोग सुने होंगे कि भाजपा और सपा क्या है। लेकिन आज जिस तरह से पूरे दलित वर्ग को, पूरे बैकवर्ड को सांप और नेवला कहा गया, आज जिस तरह से 3 मुख्यमंत्रियों का अपमान किया गया, आज पूरे देश की महिलाओं को सुपनखा के रूप दे करके अपमान किया गया, आज जिस तरह से बद से बदतर बातें कही गई आज पूर्व रक्षा मंत्री के बारे में, आज उसका नतीजा ये दोनों सीट पे मिलने जा रहा है। रिजल्ट आप 14 को आपने सारी बातों का लबुलवा मैं समझा कि बीजेपी सब तरफ से दांव पर लगी है जी। मैं इस बात से हैरान हूं कि बाकी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो पिकनिक के अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये क्यों नहीं मानते कि अखिलेश जी और मायावती जी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई? बिल्कुल लगी है, मैंने बताया, स्पष्ट कहा कि आप बता रहे हो ये हार जाएंगे, वो हार जाएंगे, इनका बुरा हो जाएगा, उनका बुरा हो जाएगा, ये हर कैंडिडेट सारी बात ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आपकी पार्टी जी लगातार इतने चुनाव हारने के बाद एक नए प्रयोग में जा रही है, जो प्रयोग कभी काशीराम जी के समय हुआ था जी। अब उस प्रयोग का एक वो हस्र क्या हुआ था उसका भी नतीजा ले लीजिए, वो भी है सामने। अरे भाई जी, मैंने कहा नहीं हुआ, तभी तो आप मैंने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ। मैंने तो आपसे पहले कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा मिल जाए तो अंक गणित कहता है कि 44 से 45% वोट एक साथ खड़ा होता है। बिल्कुल वो वोट जमीन पर खड़ा होगा कि नहीं, यही तो मैं सवाल कर रहा हूं। निश्चित, जैसे सब लोग आशा में हैं, हम भी आशा ही कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग देखेंगे और तभी तसल्ली हो पाएगी। ये तो एक आंकड़ा ही लगाया जा रहा है कि क्या होगा, जो होना है, किस बात पे लड़ रहे हैं वो सामने। ये तो यूनिवर्सल बात है, सब जानते हैं कि हुई सोई जो राम रच रखा। करेक्ट जी। तो पंडित जी बताते हैं जी कथा में। अनिल दुबे जी, आपकी पार्टी ने भी वहां समर्थन दिया, हालांकि आपकी पार्टी का कोई वहां गोरखपुर में विशेष वो हो या फूलपुर में ऐसा है नहीं, पश्चिम में आपकी पार्टी प्रभावशाली है, लेकिन आपने एक मॉरल सपोर्ट दिया सपा और बसपा के अलायंस को। अगर परिणाम पक्ष में रहा तो बल्ले बल्ले, अगर परिणाम वैसा नहीं आया तो ये जो भविष्य की संभावनाएं थी, अनंत संभावनाएं, कि जब कभी ऐसा होगा एक साथ आएंगे तो पांसा पलट जाएगा, वो संभावनाएं फिर खत्म हो जाएंगी। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है अमिताभ जी। और मैं समझता हूं कि आज गोरखपुर के और फूलपुर के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार 2 भागों में, दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार राशन पानी लेकर के लगी हुई है। इसके बाद भी ये बताने को मैं नहीं समझता कि क्या कितना भारतीय जनता पार्टी ने इसको चुनौती के रूप में लिया है कि विपक्ष की अभी एक कदम केवल चला कि 3 दल 4 दल सब लोग इकट्ठा एक जगह समर्थन देने की बात हुई।
और पूरी सरकार डरी हुई है, पूरी सरकार वहां पर लगी हुई है। चुनाव पूरी शिद्दत से क्यों नहीं लड़ा जाए, मैं नहीं समझ, आज तक ये नहीं समझ पाया। बोले भाई साहब राहुल गांधी तक उतर आए चुनाव में, क्यों भाई कांग्रेस चुनाव लड़े, राहुल गांधी को उतरना भी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये बात सबके लिए लागू है भाई, क्यों नहीं। चुनाव की दृष्टि से हर चुनाव पूरी गंभीरता से, पूरी रणनीति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी क्यों नहीं लड़े, इसमें निगेटिव क्या है, मैं समझ नहीं पाया आज तक। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये 2014 की तरह का चुनाव नहीं है। इस चुनाव में पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी को कि वो चुनाव वाकई हुआ है। अच्छा ठीक है, चुनाव बिल्कुल वाकई हुआ है, ये इनको आभास हो जाएगा इस चुनाव। अनिल जी एक ब्रेक पे जाना होगा, मैं आपकी बात से ब्रेक के बाद बात शुरू करूंगा। ये चुनाव 2014 का नहीं, ओके मैं सहमत। चुनाव के बाद भाजपा को पता लग जाएगा, मैं सहमत। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक पंक्ति जोड़ूंगा जिस पर ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा। चुनाव के बाद भाजपा को भी पता लग सकता है और विपक्ष को भी पता लग सकता है। अपने अपने पता की ग्रेविटी तौलो। चंद्रमोहन जी, ब्रेक से पहले मोटे तौर पर एक ही सवाल सबसे हुआ, उसके अलग अलग उत्तर आए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के तौर पर जो उत्तर आने चाहिए थे। एक सवाल बुनियादी तौर पर खड़ा हुआ जो हमने ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ा था, जहां पर कि ठीक है भाजपा के लिए भी सहज स्थिति नहीं है, सहज चुनाव नहीं है उपचुनाव का, कि यार ठीक है 2 सीट से क्या फर्क पड़ता है, ना बहुमत पर तो असर नहीं पड़ रहा, वैसा नहीं है। भाजपा इस नए प्रयोग से इस चुनाव की महत्ता को कितना बड़ा पाती है और कितना चिंतित होती है, एक ही प्रश्न खड़ा होता है भाजपा के लिए। और विपक्ष के लिए प्रश्न खड़ा होता है कि आपने जो सर्वोत्तम था आपके पास उसका प्रयोग कर लिया, सर्वोच्च शक्ति का, तो आप अपन को भी पता लग सकता है चुनाव में और इनको भी पता लग सकता है। चंद्रमोहन जी देखिए, लोग 17 का चुनाव और 14 का चुनाव सपा बसपा एक साथ नहीं थे, इसलिए 14 और 17 का अनुकृति नहीं हो सकता है चुनाव, प्रतिकृति नहीं हो सकता। देखिए अमिताभ जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरखपुर का जो सामाजिक समीकरण ईटीवी पर आप दिखा रहे हैं, बाकी नहीं मैं चर्चा करता, क्या सच है क्या गलत है, उसका जब विश्लेषण करेंगे तो एक बात स्थापित है कि गोरखपुर में जो भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन लगातार आशीर्वाद देती रही है, योगी जी के साथ में लगातार अपना स्नेह बनाए हुई है, वो इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर में कभी जातियों की राजनीति नहीं की है। हमने जातियों का नहीं, और मैं पूछना चाहता हूं कि कौन ऐसा पंडित था, राजनीतिक पंडित उत्तर प्रदेश का, देश का, विदेश का, जिसने डिलीट भी की हो और बता दिया हो कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें आएंगी, जिसने ये बता दिया हो 2014 में लोकसभा की, तो भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, भाजपा को उम्मीद, देखिए जो परिश्रम करता है उसको तो परिश्रम पर विश्वास होता है, उम्मीद की बात नहीं है, परिश्रम पर विश्वास होता है। अच्छी बात बोलो। जब नहीं अमिताभ जी, हमने परिश्रम नहीं किया क्या? नहीं, परिश्रम किया तो उतने जितने नंबर की उम्मीद थी उतने बता, हमने परिश्रम किया। और अमिताभ जी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, देखो आप इसको अगर विश्लेषण करेंगे कि ये चुनाव जातियों का चुनाव नहीं है, ये कागज पर लिखने का चुनाव नहीं है। हम 2002 से 2014 तक चुनाव हारे हैं, कागजों पर जीतते तो हम भी जीत जाते, कागजों पर चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं जनता के हृदय में। आज एक तरफ जातियों का गठजोड़ है, आपकी बात एक तरफ अमिताभ जी जातियों का गठजोड़ है, दूसरी ओर विकास का गठजोड़ है, आप विकास की गंगा बहा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बात और कहूंगा अंत में कि अभी कांग्रेस में बड़ी विचित्रता है, बड़ी दुविधा है कांग्रेस में। राज बब्बर जी एकदम बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रादेशिक लीडर जो शिव हैं वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को डिफाइन करने की कोशिश में लगी हुई है। किसी भी, आप कहीं पर भी किसी भी चर्चा में जाएंगे तो वो ये स्वीकार नहीं कर रहे कि राज बब्बर जी ने ये बोला है, ये नहीं बोला है, वो पता नहीं क्या है कि वो अभी भी समाजवादी पार्टी उनकी रिश्तेदारी का, मैं उनकी रिश्तेदारी का मसला है, रिश्ता क्या कहलाता है, एक सीरियल भी आया था, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि गोरखपुर हम आज से नहीं जीत रहे। महंत दिग्विजयनाथ पहली बार जब जीते तो हिंदू महासभा के उम्मीदवार के तौर पर जीते, ठीक। और मटका भाजपा का रिश्ता क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रहा दिग्विजयनाथ जी के समय, अवैधनाथ जी के समय और योगी आदित्यनाथ जी के समय भी। राधा मोहन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था आपको तो पता होगा ना,
भाजपा के कैंडिडेट को हराने के लिए हुआ था ना, तब योगी जी नाराज थे। तो एक डॉक्टर जो प्रैक्टिशनर था वहां सामान्य, उसको उठा खड़ा कर दिया, एमएलए बना दिया। नहीं, गोरखपुर की जीत कम से कम 30 वर्षों की, वो मठ की जीत थी। तो आज इसलिए मठ हमारा पावर हाउस है, हमारा प्रेरणा का केंद्र है, हम कहां इससे इनकार कर रहे हैं? मठ हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र है। और सारे लोग, आप देखो मठ की ताकत कि सारे लोग जाते हैं मठ में प्रेरणा लेने के लिए, सिर झुकाने के जाते हैं, कौन उससे इनकार करेगा? नहीं ठीक। मुजाहिद किदवई साहब जी, बहुत बड़ा दांव, मुझे नहीं लगता कि ये दांव 19 के लिए बचा के रखते तो क्या आपको ऐसा लगता है ज्यादा बेहतर होता? बहुत बड़ा कद का दांव छोटे चुनाव में खेल दिया क्या? क्योंकि इसके बाद तो कोई दांव है नहीं, हमारे पास एक का था, हमने चल दिया। 19 में अगर इसको चलते तब तक कांग्रेस को भी थोड़ा मान मनौवल कर लेते, तो फिर तीनों एक नाव पर होते तो शायद 19 की लड़ाई में कुछ दूसरा शेड दिखता। मैं समझता हूं कि अमिताभ जी एक शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत होगी, हमें पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह दोनों सीटों पे भरोसा है कि हम दोनों सीटें जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो नहीं हारे और वो नहीं हारे, इंदिरा गांधी हार गई थी, संजय गांधी हार गए थे। ये देश है, जनता हार देती है। और जनता का रुझान क्या है? जनता का रुझान ये है कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, इसका असर इस चुनाव में मिलेगा। और सुनिए, आप अमिताभ जी कह रहे हैं ना, बात बिल्कुल सही है, अगर गलत होगा तो हमें ही मिलेगा, दोनों तरफ है। लेकिन वो चीज ये है कि इसका रुझान जो हो रहा है, जो इस वक्त जनता ने डिसाइड किया है, जनता जो वोट देने जा रही है वो ये तय कर लेगी कि जनता किसके साथ खड़ी है। मुजाहिद भाई, एक निवेदन करूं जी, बड़ा निवेदन है, छोटा सरल, बहुत मासूम सा। अगर जनता के जनादेश को आप इतनी बारीकी और खूबसूरती से भापना जानते हैं तो ये छोटी चुनाव में ये विद्या क्यों अपनाई? 17 में अपनाते नहीं। अगर आपको ये पता लग जाए वोटिंग से 5 दिन पहले कि जनता ये फैसला देने जा रही, तो अगर आप इसको 17 में अपनाते तो इंशाअल्लाह तस्वीर दूसरी होती। देखिए अब पीछे क्या हुआ, नहीं इतना भी बड़ा दावा नहीं करो कि जनता क्या करनी चाहती है। इंदिरा गांधी नहीं जान पाई, तो देखिए पीछे क्या इंदिरा गांधी नहीं जान पाई। हाँ, नहीं जान पाई, लेकिन ऐसा है कि हम पीछे नहीं जा रहे, हम आगे जा रहे हैं, आगे का सोच रहे हैं, आगे के लिए एक अच्छा प्रयोग है और स्वागत करते हैं मुजाहिद भाई जिन्होंने हमारा साथ। मुजाहिद भाई, ये 77 में जब रिजल्ट आना था उससे एक दिन पहले सिद्धार्थ शंकर रे इंदिरा गांधी के पास गए। उन्होंने पूछा कि सिद्धार्थ शंकर तुम्हारी ओपिनियन क्या है? तो उन्होंने कहा मैडम मुंह से नहीं बोलूंगा, नहीं तो बाद में बदलने का ऑप्शन रहेगा मेरे पास। मुझे एक पेपर दिया जाए। पेपर दिया उन्होंने A4 साइज का, उस पर उन्होंने लिखा 312, गोला किया, दस्तखत की, सिद्धार्थ शंकर ने तारीख डाली। बोले मैडम देख लीजिएगा, 1 सीट कम आ जाती। जो हुआ उसका रिजल्ट पता ही है, कितनी सीट आई थी, इंदिरा चुनाव हार गई। सिद्धार्थ शंकर ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की हारने पर कि मैंने मना किया था इमरजेंसी मत लगाइए, इंदिरा गांधी मानी नहीं, नतीजा भुगत लिया। क्या ये भी मैंने देखा। इसलिए ये प्रेडिक्शन में मेरा भरोसा नहीं कि जनता का मिजाज अगर हम लोग समझने लगे तो फिर शायद कोई पार्टी कभी चुनाव हारती नहीं। उम्मेद सिंह जी, वही सवाल, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा दांव, सबसे बड़ी पहल हमने सबसे बड़े चुनाव के लिए क्यों नहीं बचा के रखी? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और ये तो बहुत जल्दी में 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ है, और वो भी कांग्रेस ने कैंडिडेट पहले से उतार चुके थे, इसलिए उनके साथ भी ये सारी बातचीतें नहीं हो पाई हैं। तो ये तो केवल 2 लोग जुड़े हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसा नहीं कि पूरा विपक्ष एक हो गया है, और अब तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। रही बात जो कि आगे क्या होगा, जो पीछे हुआ है उससे सबक अगर सीखें तो आज गुजरात की बात आई, अभी वहां से भी देखिए कि 160 और 50 की बात हो रही थी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीट दिया था 80 में से? वहां भी आशा थी कि 80 में से 180 में से हो सकता है कि 175। अगर केजरीवाल जी 70 में से 67 ले सकते थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने प्रदेश में ले सकते थे। उमेश सिंह जी, अगर आप विपक्ष में होकर इस बात पर प्रसन्न हैं कि उनको 67 नहीं मिली जी, ये आपकी कोई विजय है?
तो फिर नहीं, देखिए मैं एक आश्चर्य एग्जांपल, मुझे। क्योंकि जहां ये देखा ना। जाए, क्योंकि ये तो अभी आप गर्भ में अपनी है। बेहतरी आज- के लिए प्रयास कम कर रहे हैं, आप इस बात से खुश हो रहे हैं, चलो हमारी- उनके दो देखिए, घटे हमारे नहीं आए, नहीं हमारी आए। बेहतरी, हम लोग जनता के भरोसे रहते हैं और जनता की उस पर सम्मान करते हैं। जनता ने ही दिया है। आज अभी निकाय चुनाव में भी जनता ने ही दिया है, जो हम लोगों को बिल्कुल किनारे लगाए हुए थे कि मीडिया से लेकर के बाहर तक के ये लोग खत्म हो चुके हैं, और जनता ने दिखाया। तो आज ये तो जनता के उसमें जो पीछे हुआ है, आप देखिए जो भी चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा किसी भी जहां पे इनकी सरकार रही है स्टेट में, वहां कोई कहीं भी बढ़त बनाए हो, तो आप देखिए इंक्लूडिंग दिल्ली, आप इंक्लूडिंग गोवा और पंजाब और कहीं से भी लेकर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं थी। ठीक है, यहाँ की जनता एक लालाई थी कि नई सरकार यहाँ बदली है। उम्मेद भाई, जी। आप मैंने एक कसौटी इस बहस में रखने की कोशिश की जी, उस कसौटी के इतर आपने एक छोटी सी कसौटी और नई क्रिएट की, हाँ, कि ये देख लो कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां वो इलेक्शन नहीं जीती, ठीक है ना। इस कसौटी का भी उत्तर 14 को आ जाएगा, लेकिन ये कसौटी छोटी है, इससे आपका हित अहित नहीं होता। बीजेपी सुन लीजिए, हाँ। आपका हित इससे होगा कि आपके दोनों सबसे बड़े नेताओं का गठबंधन हिट हुआ या नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, वो ठीक है ना। आपके जीवन मरण का प्रश्न वहां पर है, आपके जय पराजय का प्रश्न वहां पर है, आपके सर्वाइवल का सवाल वहां पर है। ये हारे चाहे जीते, कम से हार जीते चाहे ज्यादा, हम इस चीज को मानते हैं। ओंकार जी, लेकिन वो भी ओंकार जी, उसमें भी कहीं से वो भी उसमें भी सत्यता है। उमेश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जल्दी उम्मीदवार उतार दिए, इसलिए कांग्रेस से बातचीत नहीं हो पाई। ये 2 दिन में बातचीत हो नहीं सकती कि 2 दिन में सपा बसपा का मानस बन गया और इतना बड़ा निर्णय हो गया। इतने बड़े राजनीतिक निर्णय, आपके पास तो लंबा अनुभव है, एक लंबी प्रक्रिया के गर्भ से उपजते हैं। हमारी कांग्रेस क्यों नहीं इस बोट पर बैठी? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारी लीडरशिप ने खुद बयान दिया। हमारे नेता आरपीएन सिंह ने गोरखपुर में बताया था, जब ये गठबंधन हुआ तो बताया था कि हमने जो है समाजवादी पार्टी से, चूंकि बसपा ने पहले से निर्णय कर लिया था कि उनको चुनाव मैदान में नहीं जाना है, तो हमने समाजवादी पार्टी से बातचीत की थी और हमने कहा था एक सीट आप लड़ लीजिए, एक सीट वो हम लड़ लें। लेकिन बातचीत नहीं बन पाई, उन्होंने भी दोनों कैंडिडेट उतारे, हमने भी दोनों कैंडिडेट उतारे। तो ये होता है चुनाव के अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये है कि हम चुनाव मैदान में हैं, किसी का गठबंधन हो, किसी की सरकार हो, उससे हमें कोई भय नहीं है। हम अपने सिद्धांतों पे जनता के पास गए हैं, हमने जनता को बताया है, हमने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं, जनता उसको सराहती भी है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छे हैं। अब वो जीते और हारे ये तो जनता के उसके ऊपर निर्भर करता है। लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ये हो कि हमने किसी से पूछ के क्यों नहीं होगा जी, विपक्ष का वोट तो बढ़ता है, विपक्ष का वोट तो बढ़ता है, और जब समय थोड़ा गंभीर हो तो एकजुटता जरूरी हो जाती है। मैं एक बात बताऊं आपसे, विपक्ष का वोट बंटता है, एक अपनी जगह पर है, लेकिन सरकार के भी वोट में कमी आती है। सरकार का ही इसमें आकलन करना है जनता को, हमें अपना आकलन नहीं कराना ना उनका। इससे जनता फैसला करेगी किसको देगी। सरकार के फैसले का आकलन हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापार ठप हुए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं कि 25,000 किसान जो है वो मुंबई की तरफ जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। तो ये सारी समस्याएं देश के सामने, एसएससी का इतना बड़ा घोटाला, नीरव मोदी का घोटाला, ये सारी चीजें जो सामने आ रही है कि नया घोटाला पैदा हो गया है। घोटाले पहले भी होते थे, ठीक है, लेकिन अब ये नया घोटाला हो गया कि पैसा लीजिए और विदेश भाग जाइए। ओंकार जी थोड़ा रोकना चाहेंगे। अनिल दुबे जी, एक छोटा सा प्रश्न, छोटा सा उत्तर। ओंकार जी ने कुछ सवाल उठाए नीरव मोदी से लेके और तमाम बेरोजगारी और तमाम मसले, ठीक है, ये भी सत्य है आज के दौर के। लेकिन मैं ये समझना सिर्फ ये चाह रहा था कि अगर इन मसलों को आप इलेक्शन का निर्णायक बिंदु मानते हैं तो 14 को अगर परिणाम दूसरा आए विपक्ष की दृष्टि से, तो फिर उतना नैतिक साहस क्या होगा कि हम कहें कि हाँ इन मसलों पर बीजेपी पास हुई जनता की अदालत में, या तब हम ये कहेंगे बाई इलेक्शन है, इनका कोई मतलब नहीं, 19 में देखेंगे। देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, अगर ये मुद्दे निर्णायक है तो फिर ये रेफरेंडम है, और निर्णायक नहीं है तो इनकी चर्चा बेकार। देखिए अमिताभ जी, मुद्दे तो उठेंगे,
और मुद्दों पर चुनाव भी होगा। उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश सरकार की 1 साल की मेहनत है, उस पर भी दांव है, और 4 साल जो केंद्र सरकार ने किया उस पर भी दांव है। और ये उपचुनाव में इन मुद्दों पर जाना पड़ेगा, इन मुद्दों पर इनको जवाब भी देना पड़ेगा। अभी ओंकार जी ने कहा बेरोजगारी, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की, कितने लोगों को मिला, ये सवाल उठेगा। किसानों की कर्ज माफी की बात उठेगी। ये सारे मुद्दे हैं जिन पर जनता इनसे जवाब ठीक है। अनिल जी समय खत्म हो गया। प्रश्न आप फैसला भी देगी, केवल जवाब नहीं लेगी, फैसला भी देगी, फैसला देगी। और चुनाव में कभी इस बात को लेकर के निर्णय नहीं करने की जरूरत होती है कि आगे क्या होगा। एक अच्छा प्रयास की शुरुआत हुई है और ये गठबंधन, ये चुनाव आगे की जो विपक्ष की मजबूती की तरफ भी इशारा कर रहा है। आपकी बात आ गई अनिल जी। ठीक है अमिताभ जी, क्या होगी आज आपकी संपादकीय टिप्पणी? भाई प्रशांत जी, मैं तो कहता हूं कि कोई एक बात पर सब लोग एक राय हो। यह मान लें कि बेरोजगारी पर रेफरेंडम है गोरखपुर और फूलपुर का, यह भी अच्छी बात। मोदी सरकार के परफॉर्मेंस पर रेफरेंडम है, वो भी अच्छी बात, वो मान लें। 1 साल के योगी सरकार पर रेफरेंडम है, वो मान ले, वो भी ठीक। या ये मान लें कि सपा बसपा की नई दोस्ती पर रेफरेंडम है, वो भी ठीक। लेकिन एक कोई कसौटी मांग तो ले, आज हम लोग तय तो कर ले कि भाई 14 पर इसी पर चर्चा करेंगे, परिणाम जो भी आए। मेरा निवेदन सिर्फ इतना रहता है, यह बात ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा ईमानदारी भरी है। कोई एक कसौटी तय कर लीजिए कि भाई ये चुनाव इस पर केंद्रित है, इस पर जनता का निर्णय आएगा, और लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। संसदीय जीवन में उससे बड़ा न्यायालय तो कोई है ही नहीं, जनता की अदालत से और चुनाव। लेकिन मैं फिर भी जितनी उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ मुझे है थोड़ी बहुत, उसके आधार पर मैं कहूंगा यह चुनाव भाजपा में 2 बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा का चुनाव है, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन विपक्ष के लिए यह उससे बड़ा चुनाव है। एक ऐसा गठबंधन जिस पर कम से कम देश की छोड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य टिका हुआ है। जो भी गैर भाजपा वोट है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए सबसे बड़ा लाइट हाउस, उम्मीदों का घर सपा बसपा का गठबंधन ही है। वो दांव पर है। एक छोटा ही जनादेश सही, 2 ही इलाकों का, लेकिन जनादेश तो होगा। भाई हमने गठबंधन का प्रयोग भी उसी छोटे के लिए किया, हम भी तो उसी टेस्ट में उतरे हैं ना। तो उसके नतीजे हमारी साख को प्रभावित करेंगे और विपक्षी राजनीति की दशा और दिशा को भी प्रभावित करेंगे। फैसला इधर आए तो भी और उधर आए तो भी। गोरखपुर और फूलपुर का यह सबसे बड़ा संदेश होगा। चुनाव के बाद सारी समीक्षाएं इसी के आधार पर होंगी। और आप देखिए, मायावती जी ने बहुत सेफली कहा, लेकिन बहुत क्लियरली कहा, उसी बात को सतीश जी ने दोहराया कई जगह, कि केवल 1-2 चुनावों के लिए वोट ट्रांसफर की बात है, उसके बाद की बाद में देखेंगे। यानी रिजल्ट आने के बाद तक सारे ऑप्शंस खुले हैं। ये बैक टू स्क्वायर वन भी हो सकता है और ये आगे भी जा सकता है। ये बड़ा मसला है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रुचि उत्तर प्रदेश की यही देखने में होगी कि मायावती ने, काशीराम जी और मुलायम सिंह जी के समय में जो एक प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग का जो ये एक दूसरा भाग है, पार्ट 2, वह प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता को कितना स्वीकार्य हुआ। इसी से भाजपा के लिए प्रसन्नता की भी खबर आएगी, इसी से भाजपा के लिए चिंता की भी खबर आएगी। ये मान लीजिए, भाजपा की चिंता और प्रसन्नता भी इसी बात पर टिकी हुई है कि यह गठबंधन कहां और कितना जाके टिकता है। इसलिए दोनों के लिए ये केवल 2 बाई इलेक्शंस के परिणाम नहीं, और विपक्ष के लिए तो कतई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और 16 मार्च से हम बदल रहे हैं, नया तेवर, नया अंदाज, नए कलेवर, नया रूप, नया रंग। देखते रहिए ETV UP उत्तराखंड। नमस्कार।